किताब दें मुझे, एक बुक दे दीजिए प्लीज़। एक बुक चाहिए होगी सर प्लीज़। सर मैं आता हूँ, आप क्यों परेशान होते हैं? दें जी। आप लोग आएंगे पेज नंबर जी, पेज 264 पे। यहाँ पे एक एओपी का सवाल है जी, ये हमने करना है। ओके, पेज 264 पे आइए। यार क्या गंद मचाया है यार जी, क्या हुआ? पीआरसी वालों ने, ये होते ही कॉमा पीआरसी वाले होते ही ऐसे हैं। चलें जी। मुस्तफ़ा अली एंड जैन आर पार्टनर्स ऑफ ए रेजिडेंट फर्म इन पाकिस्तान under the name and style MAZ Enterprises, which is engaged in selling auto spare parts. All partners have equal share of profits and losses in the firm. ठीक है जी, 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का शेयर जो है वो बराबर है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं साथ साथ। करना क्या है जी, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है जी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय MAZE यूजिंग एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने एक्रूवल बेसिस पे अपनी टैक्स कंप्यूटेशन जो है वो करनी है। और बी पार्ट में उसने जैन का डाटा दिया हुआ है जो एक पार्टनर है, और उसकी रिक्वायरमेंट नीचे लिखी है जी, कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ जैन। ठीक है जी, सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है जी एओपी का सवाल होता है और एओपी के बाद फिर इंडिविजुअल का सवाल होता है। तो शुरू करते हैं। आप लोग सर बोर्ड पे देखेंगे वर्किंग वन, सबसे पहले एओपी की होगी जी इनकम फ्रॉम बिजनेस। सवाल शुरू होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। कितना है जी? हम सवाल रुपीज़ इन 1000 में करते हैं। हमारे पास है जी 13398। तो सवाल शुरू होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट 13398 से। क्या करते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या न्यूमेरिकल के चेहरे पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको ठीक करना पड़े। तो ज़रा देखिए, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है? तू चेहरा देख रहा है, तेरी नज़र मोबाइल पे है, तू पता नहीं वहाँ किसका चेहरा देख रहा है। अजीब आदमी है तू, बंद कर फ़ोन। ले जी, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस, कोई भी चीज़ यहाँ पर हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कि माइनस होनी हो या ऐड होनी हो। तो इसका मतलब है चेहरा सब अच्छा है। आइए किरदार की तरफ चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द अबव अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस एंड स्टॉक इन ट्रेड हैज़ बीन वैल्यूड ऑन द प्राइम कॉस्ट मेथड। हमने एओपी के ये अकाउंट्स कैश बेसिस पे बनाए हैं और आपको चैप्टर 8 में ये बात पता होनी चाहिए कि एओपी और इंडिविजुअल कैश बेसिस पे चल सकते हैं, कंपनी के लिए एक्रूवल बेसिस पे जाना होता है। कैसे ये? ओके, हाउएवर द पार्टनर्स वांट टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम कैश बेसिस टू एक्रूवल बेसिस। पार्टनर जो हैं वो क्या चाहते हैं जी? वो चाहते हैं कि जी हम कैश से एक्रूवल पे आ जाएं। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कैश बेसिस पे चला रहे हैं तो आपका जो अकाउंटिंग का इन्वेंट्री का जो मेथड है वो प्राइम कॉस्ट हो सकता है, लेकिन जब आप एक्रूवल पे जाते हैं तो वो लाजमी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड होना चाहिए। क्या ये बात आपको याद है कि भूल गए? चैप्टर 8 के सेक्शन 34 पे लिखी है ये बात। ओके, चलें। अब अगर ये बात है तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। उसने आपको स्टॉक इन ट्रेड यूजिंग प्राइम कॉस्ट मेथड दिया हुआ है और स्टॉक इन ट्रेड यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड दिया हुआ है। हम चूंकि कैश बेसिस कर रहे हैं तो कैश बेसिस के अंदर प्राइम कॉस्ट होगा, लेकिन चूंकि एक्रूवल में कन्वर्ट करना है तो सर प्राइम कॉस्ट को भी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक होगी बात? अब सवाल ये है कि जब मैं ये एडजस्टमेंट करूंगा तो इन एडजस्टमेंट्स का प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा। ये देखिए, मिसाल ले लेते हैं कि सेल्स हैं 100 की, लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग प्लस परचेजेस और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी और आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। मिसाल ले लें, ओपनिंग स्टॉक है 10 का, परचेजेस हैं 100 की और क्लोजिंग स्टॉक कर लें 20 का। तो मुझे बताइए आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बनी? कितने की? 90 की। तो आपका प्रॉफिट 10 पे आ गया। आइए क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते हैं। ये 100 ही है, ओपनिंग स्टॉक 10,
परचेजेस 100, इसको 25 कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को 5 से बढ़ा देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है जी 85, प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करें प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। सवाल यह है कि अभी जो मेरे पास अकाउंट्स बने हुए हैं जो अकाउंटिंग वालों के, इसमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है इसमें क्लोजिंग स्टॉक है प्राइम कॉस्ट से, ऐसे ही है, मुझे कन्वर्ट करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में। प्राइम कॉस्ट में बताइए कितना क्लोजिंग स्टॉक है 7500, और जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पे आऊंगा तो कितना होगा 8800। क्या क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है? इसका मतलब है कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा जब मैं इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लेकर आऊंगा। तो जब मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा 1300 से, तो क्या मेरा प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक को जब 1300 से बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इट मींस कि इस क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट को मुझे इस प्रॉफिट में इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? इंक्रीज करना है। तो सर यही बात आप यहां पे लिखेंगे, एड एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1300 से आपके प्रॉफिट में इजाफा हो जाएगा। किसी को कोई इख्तलाफ? सब अच्छा है। ओपनिंग स्टॉक का क्या करना है? व्हाट नीड्स टू बी डन विद द ओपनिंग स्टॉक? फरमाइए जी, बोले क्या करना है ओपनिंग स्टॉक का? क्यों, कुछ भी क्यों नहीं करना? वो भी तो प्राइम कॉस्ट पे पड़ी हुई है, हमने उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पे नहीं लाना जी। सर आपके पेपर आ रहे हैं अगले महीने, पता है ना आपको, तो बताएं फिर क्या करना है इसका जी। कोई चक्कर नहीं, कोई मजाक नहीं। ये गया किधर है? इसका बस्ता पड़ा हुआ है, बंदा गायब है, किधर गया ये? आ रहे, और वो किधर है? वो कब का गायब हो गया हुआ है? इसने कराया? अच्छा आगे चलें। सर ओपनिंग स्टॉक कहां से आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। पिछले साल कौन सा मेथड था? कैश बेसिस, और कैश बेसिस में प्राइम कॉस्ट ही होता है। पिछले साल ठीक था, वो ठीक था ना, तो जब वो ठीक था तो बस ठीक है, ठीक था, अब क्या करूं इसको मैं? तो सर ओपनिंग स्टॉक को आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल कैश बेसिस थी, प्राइम कॉस्ट था, तो बिल्कुल ठीक था। तो आपने कुछ भी नहीं करना, इग्नोर करना है। करना आता है कि बस होना आता है? दोनों का जात के पीआरसी तो अच्छा, चलें आगे चलें। इग्नोर करना आता है, एम ही करना आता है, इग्नोर होना आता है सिर्फ आपको, ठीक है। इग्नोर का पता है कैसे करते हैं, बताया है ना मैंने। 2 ब्लू टिक्स इग्नोर्ड, सक्सेसफुली इग्नोर्ड। ब्लू टिक ऑन रखा करें, ऑफ ना रखा करें, ताकि अगले को पता लगे इसने इग्नोर किया मुझे, ठीक है ना। लेवल तो इस चीज का है जो मैं करता हूं, अगस्त में करूंगा आपके साथ। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, जवाब दूंगा मैं 6-7-8 दिन यार, अभी मसरूफ होता है बंदा यार। आप लोग भी पता नहीं सवाल पूछ के तो वैसे ही बैठे रहते हैं, जैसे सर ऑनलाइन हुए सर जवाब दें जवाब दें जवाब दें, तो वेट कर लिया करें थोड़ा सा, जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ यूज मशीनरी। क्या बात है, भाई ने कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर मशीनरी की कॉस्ट माइनस की हुई है, ठीक माइनस की हुई है, वो बोले सही माइनस की हुई है। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये खर्चे में से माइनस नहीं होगा। तो भाई इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना ऑन 31 जुलाई 2022 हमारे ही साल में इंपोर्ट हुई, अमाउंटिंग टू रुपीज 2110। क्या 2110 इसके अंदर शामिल है? क्या करना है जी, यहां तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका है, इस प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका है ना, नहीं होना चाहिए था, एड बैक कर दें। तो आप कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या करेंगे, एड बैक करेंगे 2110। मशीनरी की कॉस्ट कैसे माइनस हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। द कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑफ 90,000, बिल्कुल ठीक किया, होना चाहिए था, एंड इनकम टैक्स ऑफ 1,10,000 कलेक्टर ऑफ कस्टम। क्या टैक्स जो है वो कॉस्ट में शामिल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सर यहीं पे वर्किंग 2 बना ले,
कॉस्ट ऑफ मशीन। जी क्या करना है जी, गिवन इन क्वेश्चन कितनी है जी 2110, इसमें से लेस कर दें इनकम टैक्स 110, तो आपके पास कॉस्ट आ गई 2000। इस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा कि नहीं, क्यों मिलेगा, इंपोर्टेड है जी, इंपोर्टेड एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होता है, इस पे हमें इनिशियल अलाउंस मिलता है कितने प्रतिशत, 25%। फरमाएं 1500। इस पे टैक्स डेप्रिसिएशन भी माइनस होगी, कितने प्रतिशत, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर और आप लोगों के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। बताइए जी 225 रखें अपने कैलकुलेटर अपने पास ही, बताएं जी क्या आंसर आता है। मुझे नहीं चाहिए बुक वैल्यू को, मैंने सर पे मारना, मैंने क्या करना है बुक वैल्यू, मुझे तो बस इनिशियल अलाउंस चाहिए था और डेप्रिसिएशन चाहिए थी। तो सर इनिशियल अलाउंस यहां पे माइनस हो जाएगा, कितना है जी 500, और डेप्रिसिएशन कितनी है जी 225। इस टैक्स का क्या करूं 110 का, ये न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस हो जाएगा। ओके सब अच्छा है यहां तक, कोई सवाल, आगे चलते हैं। एडमिन और सेलिंग के अंदर क्या शामिल है, पेमेंट ऑफ रुपीज 3,80,000 टू ए लोकल होटल फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी। होटल से याद आया यार अली रजा भाई, आप तो कैंपिंग कर रहे हो ना, आप तो होटल नहीं, आप तो फेरी मेडोज जाके कैंपिंग कर रहे हो। अच्छा अच्छा, मैं भी ना सोच रहा हूँ कि जाके ना कोई होटल ले लूँ, कैंपिंग नहीं मैं करूँगा, फैमिली है ना, तो मैं भी सोच रहा हूँ ज़रा कोई 5-6 तारीख को ना निकलूँ यहाँ से गाड़ी पे, ज़रा पहुँचूँ एक रात इधर नारायण वगैरह रुकूँ, फिर नारायण के बाद नहीं अभी खुल जाएंगे रास्ते, अभी वो है ना खुल जाएंगे 6-7 तक, उसके बाद फिर वहाँ से फिर बाबू सर टॉप से होता हुआ ना, तो सोच रहा हूँ एक रात हुंजा रुक जाऊँ, वो जो ताबा झील के साथ है ना होटल, उधर रुक जाऊँ, फिर वहाँ से फिर एक रात आगे एक दिन खंजराब पास से होके वापस आके 2-3 दिन हुंजा रुक के ना फिर मैं सोच रहा हूँ वापस आऊँ। आप लोग क्यों सुन रहे हैं, आप लोगों के पेपर हैं, आप लोग पढ़ें जी। नहीं सर ये टोटल 6-7 दिन का टूर बनेगा, ठीक है, तो आप तो पढ़े ना, आप तो 6-7 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा तैयार कर लेंगे, आपके तो पेपर हैं, आप लोग ऐसी बातें ना सुना भी ना करें, इग्नोर किया करें। टू ब्लू टेक्स एडमिन एंड सेलिंग, वहां जाके ना टाई अप करेंगे, खाना खाएंगे हम कहीं बैठ के, ठीक है ओके, जेलसी हो रही, आगे चलें। एडमिन एंड सेलिंग के अंदर क्या शामिल है, पेमेंट ऑफ रुपीज 3,80,000 टू ए लोकल होटल फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी फॉर द एम्प्लॉइज की कस्टमर्स एंड देयर फैमिलीज। जी 3,80,000 इन्होंने माइनस किया हुआ है, क्या करूं, बिल्कुल ठीक माइनस किया भाई, आपको पता है ऑफिस में ऐसी चीजें हो जाती हैं, और ये बिल्कुल ठीक माइनस हुआ है, इसको माइनस रहने दें, कुछ नहीं करना। फिर एडमिन और सेलिंग में क्या शामिल है, पेमेंट ऑफ ए फिक्स्ड मंथली रेम्यूनरेशन और रुपीज 1.5 लाख टू ईच पार्टनर। जी ये एड बैक होगी क्योंकि एओपी कभी भी अपने पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकती, सैलरी ऑफ पार्टनर 1.5 लाख इंटू 3 पार्टनर्स है जी, और हर पार्टनर 12 महीने, कितना बनेगा जी, रखें अपने कैलकुलेटर अपने पास, ये आता है ना आंसर, ओके इतने कैलकुलेटर सुबह कराया था याद हो गया। एडमिन एंड सेलिंग इंक्लूड पेमेंट ऑफ रुपीज 180 फॉर परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑन 1 जनवरी 23, द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 10 ईयर। जी क्या सॉफ्टवेयर की कॉस्ट मुझे खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, और बोले नहीं इजाजत, एड बैक करें, क्यों माइनस किया हुआ है, आप लोगों का भी सॉफ्टवेयर ना अपडेट होने वाला है 180, लेकिन इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस होगी, होगी बिल्कुल होगी। क्या तरीकेकार है, नंबर ऑफ डेज पे, क्यों, क्योंकि खरीदने वाले साल में ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, ये सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल हुआ है। 6 महीने के दिन कितने बनते हैं, जनवरी लीप ईयर है, 23 लीप ईयर होता है, मार्च अप्रैल मई जून, बताएं 181, तो इसका मतलब है 181 ओवर 365 आपको करना पड़ेगा। जी बताइए जी 8.926, 8.93 ना कर लूं, ओके सब अच्छा है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस आर नेट ऑफ, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, जो ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस 15,740 के नजर आ रहे हैं,
ये नेट ऑफ हैं 3,40,000 इंटरेस्ट इनकम के, और ये इंटरेस्ट इनकम 15% टैक्स काटने के बाद की है। अब सवाल मेरा आपसे ये है, क्या मुझे इंटरेस्ट की इनकम यहां पे शामिल करनी चाहिए या इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एफटीआर में लेके जाना चाहिए? इसको तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर में लेके जाऊंगा ना। ओके, बिजनेस में तो ये रह नहीं सकती। सर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितनी अमाउंट ऐड हो चुकी है बताएं? इस 13,398 के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितनी अमाउंट है जो कि ऐड हो चुकी है? और बोले 340 मेरे भाई, 3,40,000 ऐड हुई है। उसने एक्सपेंसेस को नेट ऑफ किया हुआ है भाई, यानी एक्सपेंसेस को कम किया हुआ है उसने, नेट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसे ही है, उसने एक्सपेंसेस को नेट ऑफ किया हुआ है, एक्सपेंसेस को हम ऐसे नेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि 13,398 के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए आपकी जो ये अमाउंट है ये ऐड हो चुकी है। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए लेस करना पड़ेगा। तो सर यहां पे लेस करें जी, इंटरेस्ट इनकम कितनी अमाउंट है? 140। अच्छा जी, 340। तो ये चूंकि ऐड हो चुकी है आपके प्रॉफिट में, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। सब अच्छा है तो ठीक है, लेकिन इसकी एक वर्किंग और बना लेते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। क्योंकि आपको पता है जब न्यूमेरिकल के चेहरे पे जाते हैं ना, तो वहां पे हम नेट इनकम नहीं लिख सकते, हमें ग्रॉस लिखनी पड़ती है, और ये नेट है, टैक्स कटने के बाद है। ऐसे ही है, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये 85 पे मौजूद है, हमने 100 पे पहुंचना है, 4 लाख। एओपी का सवाल खत्म हो गया, और माजरत के साथ मुझे यहां से कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी। कौन सी फ्रीडम? कहां की फ्रीडम? अभी तो कैद शुरू हुई है। क्या मिटा दूं? फ्रीडम ये मिटा दूं? ये ले, ठीक। अब कहां करूं सवाल? अब कहां कर, तू कर ले बात जी। नहीं उतर लो, मतलब सवाल ना करूं, सवाल लिखा हुआ रहने दूं, सवाल ना करूं। अजीब लोग हैं यार ये, देखो यार, वेरी गुड यार। यार ये गलत बात हो जाएगी भाई। नहीं वो मुझे वो नहीं मिटाने देना, वहां हो जाएगा सवाल। यार मुझे ये तूने लिखा है, बड़ी मेहनत। वैसे जितनी अंग्रेजी लिखी हुई है ना, लग रहा है मेहनत हुई है। ये कहीं से गूगल किया हुआ है, गूगल है ये, खुद नहीं लिखा जा सकता। दिस इज ऑल गूगल। यार चुप कर। जी सर, एओपी का क्या नाम है जी? MAZE। यार तुम क्लास छोड़ के किस काम में गए हुए हो यार? कुछ शर्म करो यार। इनकम फ्रॉम बिजनेस, टोटल तो कर दें भाई, टोटल करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी बनती है? कितनी बनती है इनकम फ्रॉम बिजनेस? दो दिन चाहिए? 20430। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, अच्छा पॉइंट्स को इग्नोर किया हुआ है, ये 8.93 से कोई फर्क नहीं पड़ा। किधर है डस्टर जी? 219 219 21914 जी, पॉइंट 0.07। सो 21914.07, 21914.07। इसके अलावा है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स FTR, जो आपके पास आ रही है वर्किंग 3 से, कितनी है जी? 400। ये आ गई टोटल इनकम, कितनी बनती है? ओके 0.07 माइनस करें जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स FTR 400 की, और वापस आप आएंगे 21914.07। दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। इस पे टैक्स लाइबिलिटी बताएं कितनी बनती है? सोल्यूशन से जाके देख के जल्दी से बता दें, वो टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी
कितनी है? 6 6885। ये बन गई जी आपकी टैक्स लायबिलिटी। इसमें से अब लेस करेंगे, सॉरी ऐड, लेस नहीं, ऐड टैक्स ऑन एफटीआर। एफटीआर में हमारे पास है जी इंटरेस्ट इनकम, 400 की इनकम पे 15% टैक्स, 60। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? कितनी बनी? 6945। लेस करेंगे टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, कितना जी? एक इंटरेस्ट इनकम पे 60 कटा हुआ है, और एक मशीन के ऊपर भी हमने टैक्स दिया है 110। तो सर बताइए टैक्स पेबल कितना है? 6775। क्लियर होगी बात? जी क्या हुआ, कोई गलती है? जी बताइए। 6825 है, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये कितना है? इस एओपी की सेल्स कितनी है भाई, या टर्नओवर कितना है? कितना है जी? कितना है? सॉरी यार सेल्स बताए ना। 140 400 000। खड़ा हो जाइए पे, खड़ा हो जाइए पे, खड़ा हो जाइए पे। जी सर ये आपके लिए है, ये गंद आपके लिए है। वो गुब्बारे देखें आपके इस्तकबाल में, आपका इंतजार कर करके ऐसे हो गए। जी इसका 1.25 सर, टर्नओवर 100 मिलियन से ऊपर नहीं होता, टर्नओवर टैक्स 100 मिलियन से ऊपर होता है, तो क्या इसका टर्नओवर 100 से ऊपर नहीं है? बताएं कितना बनता है? 1। अगर इसको रुपीज इन 1000 करें, प्लीज खामोशी यार, प्लीज खामोशी, 1755 बनता है। सर आपने इस टैक्स को ना इसके साथ कंपेयर करना होता है, ये जो है, जो आपकी एनटीआर वाली टैक्स लायबिलिटी होती है ना, आपने इसके साथ कंपेयर करना होता है। अगर तो ये मिनिमम टैक्स ज्यादा निकल आए, तो फिर आपने इसकी जगह इसको लिख देना है, आगे सवाल बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि जब भी सवाल में मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल हो जाए, यहां पर आके आपने एक दफा चेक कर लेना है कहीं आपकी ये वाली लायबिलिटी टर्नओवर के 1.25% से कम तो नहीं है, क्योंकि अगर टर्नओवर टैक्स ज्यादा हो गया तो 6825 की जगह आप ये लिखेंगे, सब सेम, नीचे वाली कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही होगी। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? किसी का कोई सवाल एओपी के सवाल में? एओपी के सवाल में किसी का कोई सवाल? चले फिर जैन साहब के पास, जैन साहब के पास चलें। चलिए जी, जैन साहब कहते हैं कि जी हमारी मंथली सैलरी है 2 लाख, रीइंबर्समेंट हमें दी गई 3.5 लाख की फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर हिम एंड हिज डिपेंडेंट्स फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी अंडर दी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सर आपको पता है कि रीइंबर्समेंट जो होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, वो वैसे ही क्या होती है? वैसे ही क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है, ये इनकम में शामिल नहीं होगा। ऑन 31 मार्च ही परचेज ए कार फ्रॉम एचपीएल, जो कि इनका एम्प्लॉयर है, फॉर ₹1,10,800। द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कार ऑन 31 मार्च 2023 वॉज 2.5 लाख। तो सर ये एसेट ट्रांसफर हुआ, फेयर मार्केट वैल्यू लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर वाली बात कर लेंगे। आइए जी जैन साहब की कंप्यूटेशन करते हैं। अब जैन साहब आ जाए जी इधर, आप लोग भी कमाल हैं वैसे। चलें जी, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी अगर कंप्यूट की जाए तो 2 लाख इंटू 12, ये सैलरी बन गई इनकी 2400। उसके बाद इंश्योरेंस तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, वो सैलरी में शामिल नहीं होगी। और तीसरी चीज जो गाड़ी इनको मिली है सर, गाड़ी की वैल्यू थी 2.5 लाख, इनको मिल गई 1,10,800 की, तो क्या ये ऐड नहीं होना चाहिए? बोले कितनी अमाउंट बनती है? 139, यूं कर ले, रुपीज इन 1000 में सवाल कर रहे हैं। बताएं जी इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 2539.2, लेकिन हमें इसके अंदर ऐड करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी।
अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फजूल लोग हैं आप। डिविजिबल इनकम जी, डिविजिबल इनकम कितने पार्टनर्स हैं, मुस्तफ़ा, अली एंड जैन। ये लोग ऑलरेडी सैलरी ड्रॉ कर चुके हैं। हर बंदा कितनी कितनी सैलरी ड्रॉ कर चुका है जी, बताइए। 1.5 लाख तो एक महीने की है ना, साल की कितनी है, एक बंदा 1800 ड्रॉ कर चुका है, यानी कि टोटल 5400 ये लोग ड्रॉ कर चुके हैं। कैसे ही है, ओके। यहां पे हम क्या लिखते हैं जी, टोटल टैक्सेबल इनकम 21914.07। बैलेंसिंग बताइए, प्रॉफिट कितना बचा, और डिविजिबल इनकम आती है कि नहीं, नहीं डिविजिबल इनकम ऐसे नहीं होती। जितने पैसे वो ले गए हो वो टैक्सेबल इनकम में से वो निकाल दिए, जो बकाया बचा वो प्रॉफिट है। कितना बनता है, कितना है, 16145 ये वो प्रॉफिट है जो तीनों में डिवाइड होना है, और तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, बराबर डिवाइड होगा। तो सर इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से, बताएं जैन का कितना हिस्सा आता है, 550.6 टोटल करके बताएं। ले जी, बाकी दो के नहीं चाहिए क्योंकि उनकी कंप्यूटेशन ही नहीं करनी। तो 7304.6 इधर ऐड हो जाएगा, और टोटल बता दे जी रेट पर्पज के लिए टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पजेस बताइए, 2539.2 7304, सॉरी 28 नहीं हो सकती, 2539.2 डिवाइड प्लस 7304, 9843.8। इसके ऊपर आप लगाएंगे टैक्स लायबिलिटी। सोल्यूशन देख के बता दें कि 9843 पे ज्यादा वाला टैक्स कितना बनता है, याद है ना, ज्यादा वाला टैक्स कम वाला टैक्स, ज्यादा वाला टैक्स कितना बनता है जी, अच्छा मजे की बात है सोल्यूशन देख के भी नहीं पता लग रहा, सॉरी क्या मैच नहीं हो रहा, ये गलत है, कितना आ रहा है, 55204, ये कैसे हो सकता है, 16,514 को 3 पर डिवाइड करें यही आता है आंसर, अस्तगफिरुल्लाह, कहां पे गलती हुई है, ये कितना है, ये 314 है, तो ये सारा सवाल डैश 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 हो गया। बस अब कर दें ऐसे ही, बस कर दीजिए आप इसको 3 करके ना सवाल ला दीजिएगा, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, टोटल तो सही किया करें। बताएं टैक्स लायबिलिटी कितनी है, जितनी लिखी हुई है बस बता दें हम, 27, और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है जी, वाला टैक्स डिवाइड बाय ज्यादा वाली टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, 7। सवाल खत्म हुआ, बस ये अब जो एरर हुआ है इसको देख लीजिएगा क्या करना है। ओके जी, कोई सवाल, इस गलती को प्लीज ठीक कर लीजिएगा। किताब लीजिएगा जी भाई, जी 7 वाला सवाल नहीं कराना, हाँ तो सारा सेशन पढ़ता रहूं, कराना वैसे तुम्हें चाहिए नहीं, तुम लेट आए हो आज, नहीं तुम्हारी वजह से बिल्कुल नहीं रोका था मैंने, बिल्कुल भी नहीं रोका, नहीं बिल्कुल, मैं दिलों का राज, मैं अपने दिल का राज तो मैं जानता हूँ ना,
तो कतन तुम्हारी वजह से नहीं रुका मैं जी। मैं तो सिर्फ एक इंसान के लिए रुकता हूँ। ये लाइन ना जरा प्रोमिनेंट करके बताइए जी। बस जिंदगी ना रुक सी गई थी वहीं पे ही, है कि नहीं? ये इंसान जब चाहता है तब आता है। ये फुप्पो के घर जाने से नहीं आता। मिटा दूं ये? ओके। इंसान बनो इंसान। जो करने आए हो ना सीए वो करो पहले। वो भी कर लेंगे, हो रहा नहीं तुमसे क्लास में, तुम जाते नहीं हो तो सीए नहीं हो रहा। जी मेरे भाई आपकी क्लास मिस की है। सर जी ये प्रोजेक्टर ऑन कीजिएगा प्लीज। किधर है रिमोट? नहीं आया। जी जनाब। टैक्स रिटर्न कुछ भी नहीं यार, गरीब आदमी से ना ऐसी बातें किया करो यार। जी टैक्स तो बहुत पे करते हैं यार। जिनको चाहिए ना उनका पूरा नहीं पड़ता असल में। मैंने तुम्हें कुछ कहा? चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरी ऐसी मजाल। अस्तगफुरुल्लाह, ये अपने पास से लगा हुआ है, ये दिल की भड़ास निकाल रहा है अब। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। तुम तो सीए हो ना, तुम्हें क्या टेंशन है? अस्तगफुरुल्लाह। ये मेरा गुस्सा उतार रहे हो, ये दूसरों का गुस्सा उतार रहे हो। आप भी तो दूसरा भाई शामिल। नार खत्म कराया करो ना हो जी। चले जी। फराज इज अ रेजिडेंट फाइलर हु ओन्स, ये सिर्फ भाई की खुशी के लिए, ये सवाल सिर्फ भाई के लिए, जरा भाई थोड़ा सा गुस्से में आया हुआ है, भाई को तसल्ली दे देते। अच्छा आप लोग एक काम करें, चैप्टर 10 के अंदर ना कैपिटल गेन में आखिरी सफा है 7E वाला, वो जरा सामने खोल लें ताकि आपको पता लगे कि हो क्या रहा है। एक दफा बल्कि इसको पढ़ लें, एक दफा इसको पढ़ लें। एक दफा जरा तसल्ली से पढ़ लीजिए 7E को। अच्छा ये नहीं पढ़ना, बिल्कुल ही आखिरी पे चलेंगे आप लोग। ये है सफा नंबर 233 पे। ये आवाज किस चीज की है? अच्छा अब थोड़ी आवाज सुन रहे हैं बैठ के, पढ़े चुप करके। आवाम हमारी जिस तरफ लगाना लग जाती।
जी पढ़ लिया आप लोगों ने? ओके, चलिए जी, ये पढ़ के ना आपको ये पता लगा होगा कि जो कैपिटल एसेट्स आपके पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपने उसके ऊपर डीम्ड इनकम की बेस पे टैक्स देना है। अच्छा, अब इन एसेट्स में से कुछ चीज़ें आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक कैपिटल एसेट आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो दफ्तर, वो जगह जहाँ से आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, दफ्तर आपका, वो एक्सक्लूड हो सकता है। फार्म हाउस एक्सक्लूड हो सकता है। वो जगह एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, वो एक्सक्लूड हो सकती है। फिर वो जगह जो आपने इसी साल ख़रीदी है और उस पर आपने टैक्स पे किया है, 236 के लिखा होगा, वो वाला। इसके अलावा कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपने किराए पे दी है और आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें लिखी हैं। इन सब प्रॉपर्टीज़ को निकालने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ रह जाएंगी, अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन से ऊपर है तो फिर ये वाला सेक्शन लगता है, अदरवाइज ये वाला सेक्शन नहीं लगता। तो हम सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन देख लेते हैं और देखते हैं कि जी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ये मतलब जो निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें, जो बाकी बच जाती हैं, क्या वो 25 मिलियन से ऊपर हैं कि नहीं है। सबसे पहले है जी बंगला लोकेटेड इन कराची, 60 मिलियन। फराज यूजेस दिस एज ए रेजिडेंस। जी क्या करूं, एक कैपिटल एसेट समझ के इसको निकाल दूं? तो एक कैपिटल एसेट समझ के इसको निकाल देते हैं, इसको शामिल नहीं करते। पहली एक्सेप्शन पढ़े ना, लिखा हुआ है कि एक कैपिटल एसेट आप निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल दिया, इसको हमने शामिल ही नहीं करना। आगे चले। अपार्टमेंट लोकेटेड इन कराची 20, फराज सन रिजाइड्स इन दिस अपार्टमेंट। जी क्या मैं इसको एक्सक्लूड कर सकता हूं? क्या मैं यहां से अपना कोई बिजनेस कर रहा हूं? क्या मैंने इसको रेंट पे दिया हुआ है? क्या ये मैंने इसी साल खरीदा है? सर कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अपार्टमेंट जो कराची का है, आप इसको शामिल करेंगे। कितनी अमाउंट है? 20 मिलियन। ले जी, 25 की लिमिट है, 20 तो यही हो गया। आगे चलें। ऑफिस प्रेमिसेस लोकेटेड इन कराची, फराज यूजेस दिस फॉर हिज बिजनेस, 25 मिलियन। क्या करना है? ऑफिस प्रेमिसेस है, उस एक्सेप्शन में ये निकल जाएगी, इसको शामिल नहीं करना। आगे चलें। ओपन प्लॉट लोकेटेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया इन कराची, 12 मिलियन। नो कंस्ट्रक्शन हैज बीन कमेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर। जी क्या करना है? कहीं एक्सक्लूड हो रही है ये? क्या ये रेंट पे दिया हुआ है? क्या ये इसी साल खरीदा है? क्या ये घर है? क्या ये बिजनेस प्रेमिसेस है? कहीं पे भी फॉल नहीं कर रहा, तो शामिल करें भाई इसे। ले सर, 25 वाली लिमिट तो क्रॉस हो गई। कितनी वैल्यू है इसकी? 12। लें जी, 25 से ऊपर चले गए आप पे 7 ही लग गया। आगे चलें। ओपन प्लॉट इन मुल्तान, दिस प्रॉपर्टी वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 236 के वॉज ड्यूली पेड। सर ये प्रॉपर्टी इसी साल खरीदी है और इस पे इसी साल मैं खरीदने के टाइम पे ना टैक्स पे कर चुका हूँ। याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर असूल ये है कि आपको उस पर ना टैक्स खरीदने के टाइम पे देना पड़ता है। उसने कह दिया चूंकि खरीदने वाले साल में आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, तो दोबारा इस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। हाँ, अगले साल ही आ जाएगा, अगले साल ये वापस आ जाएगा। ऐसे नहीं है कि हर दफ़ा ही, अगले साल ये आ जाएगा। तो इस साल चूंकि इस पे 236 के का टैक्स पे हो गया हुआ है, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। आगे चलिए। शॉप लोकेटेड इन अ कमर्शियल एरिया ऑफ लाहौर, नो टेनेंट कुड बी फाउंड फॉर दिस प्रॉपर्टी एंड इट रिमेन्ड अनऑक्युपाइड ड्यूरिंग द ईयर। एनुअल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट इज 6 मिलियन। जी बताएं क्या करूं? क्या करना है? एक्सक्लूड करूं कि इंक्लूड करूं? एक्सक्लूड कर दूं? क्यों इंक्लूड क्यों करूं? जी बिल्कुल सर, अगर आप इसकी बात करेंगे, क्या ये वाकई में किराए पे दी है? सर टेनेंट ही नहीं है कोई। ऐसे हवा में बातें करने से तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं आती ना। बाकायदा किराए पे दिया हो तो फिर एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट देते हैं, वरना नहीं देते। तो ये बस उसने बता दिया है, रेंट पे थोड़ी दिया हुआ। तो इसका मतलब है जो रेंट पे दिया हो वो एक्सक्लूड होता है, जो रेंट पे ना दिया हो वो इसके अंदर आता है। तो सर आप ये इसके अंदर शामिल करेंगे शॉप 80 मिलियन की। किराए पे दी होती तो निकाल देता, किराए पे नहीं दी हुई तो शामिल हो गया। बंगला लोकेटेड इन दुबई, सर पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज आती हैं, बाहर वाली तो आती नहीं है, इसको तो वैसे फारिग करा दें। लेकिन सर सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। अंडर द प्रिवेंट कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ फराज, उसने इनकम मांगी है, उसने सिर्फ डीम्ड इनकम नहीं मांगी हुई। तो सर इससे जो रेंट आ रहा है 1.5 मिलियन, क्या टोटल इनकम में नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो सर आप यहां पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 31.5, और इसमें से रेंट जो है, सॉरी रिपेयर जो है, वो आप माइनस करेंगे। कितना बनता है? 6.3 माइनस करके बताएं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी बनती है? कितनी?
लें जी, तो जब आप इस न्यूमेरिकल का चेहरा बनाएंगे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी 25.2 और डीम्ड इनकम अब निकालनी है। सर डीम्ड इनकम निकालने का तरीका क्या है जी? टोटल करें 112, ये आपके एसेट्स की वैल्यू है जो कि एक्सक्लूड नहीं हो सके। 25 से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, कितना टैक्स लगेगा ज़रा पढ़ें। 5% है जी डीम्ड इनकम, इसका 5% डीम्ड इनकम माना जाएगा। कितना बनता है? सॉरी, और इस 5.6 का 20% माना जाएगा टैक्स। कितना बनता है जी? 1.25, 1.12, ये ले जी। तो टोटल इनकम कैसे निकलेगी? एक ये हो गई, एक डीम्ड इनकम हो गई, वो है जी ये 5.6, दोनों को टोटल कर दें, ये आपकी टोटल इनकम। ठीक है जी। तो सर ये 7E का जब सवाल आएगा तो इसको हम इस तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। कोई सवाल किसी का? बात वही है मेरे भाई, आपको जो है ना सिर्फ वो करना पड़ेगा, लॉ याद होना चाहिए। लॉ नहीं याद तो प्रॉब्लम है, लॉ नहीं याद तो प्रॉब्लम है। ठीक है जी, एक मिनट दीजिएगा एलिजाबेथ। ओके जी, तो इस 7E वाले सवाल में कोई मसला? ओके, बाकी पेपर हमने कल गो थ्रू कर लिया था। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो इसका पहला सवाल है ना, इसका सोल्यूशन भी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ जो हमारे फॉर्मेट पे है, क्योंकि बाकी तो इसमें थ्योरी के सवाल हैं, बल्कि सेल टैक्स का भी जो है वो ये 2 सवाल ना मैं सोल्यूशन आपका बना के ना तो मैं ग्रुप में ना आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि वो हमारे फॉर्मेट पे भी हो जाए। कोई उनमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, बाकी सवाल जो है वो सीधा सा ही है। ठीक है जी। बाकी अब देखें, करना ये है आप लोगों ने, जो आपसे रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ वो यही है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो पहले 3 चैप्टर और सेल टैक्स जो है उन पे फोकस करना है। ठीक है जी। और कोशिश ये करनी है कि 5-6 दिनों में आप उनको ख़त्म कर दें, क्योंकि आपके और भी 2-3 सब्जेक्ट्स होंगे तो सारा टाइम तो आप इसको नहीं दे सकते। तो आपने 5-6 दिनों में कोशिश करना है कि इसको ख़त्म कर लेना। जब आप ये ख़त्म कर लेंगे, और ये मेरे ख्याल में बड़े आराम से हो सकता है, सेल टैक्स आपने अभी अभी किया है, पहले 3 चैप्टर है, मुझे नहीं पता कि किस हद तक आपके तैयार हैं, लेकिन जिस हद तक भी तैयार हैं मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इतनी मुश्किल बात है, वो आप कर सकते हैं। ओके, तो 5-6 दिनों में ये हो सकते हैं जी। इनकी प्रैक्टिस करके ना इनको रिवाइज़ करना शुरू कर दें। ठीक है, और 31 तक अगर आप इसको कोई 15-20 दफ़ा भी रिवाइज़ करने के काबिल हो जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल में 15-20 बहुत होता है, आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इसमें से नंबर लूज़ करने के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इनकम टैक्स है वो तो सर एक समुंदर है, उसमें तो मैं भी अगर कुछ देखूंगा तो मुझे भी चीज़ समझ नहीं आएगी, तो इसलिए उसमें परफेक्शन आना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बट अगेन उसमें से भी कल हमने देखा था कि 61 में से हमने 20-25 लिखे हुए थे, बिल्कुल ही ख़त्म, बिल्कुल ही काट के हमने 20-25 लिखे हुए थे। हमें सेल्स टैक्स ने और पहले 3 चैप्टर ने बचाया था, और वो आप बच भी रहे थे, वो एग्जिस्टिंग तैयारी के साथ बच रहे थे आप। तो इसका मतलब है कि सर इस पेपर में अगर आपने फेल होना है ना, तो फिर फेल यूं होइएगा कि वो पेपर बड़ा अजीब सा बना दे। यूं फेल ना होइएगा कि जी पेपर पास हो सकता था, आप भी तैयारी करके नहीं गए हुए, ये एक गलत बात है। बैट्समैन को अच्छी बॉल पड़े तो मज़ा आता है आउट होने का, ये क्या बात हुई फजूल शॉट खेल के आउट हो गए। तो इसलिए प्लीज़ अपनी लापरवाहियों की वजह से आउट ना होइएगा। पेपर अच्छा हो तो चलें, बात समझ आती है। तो ये पेपर भाई बड़े आराम से पास हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो ये पेपर पास हो जाएगा। बाकी जो आपके दूसरे पेपर्स हैं, FAR 1 है, बी लॉ है, CM है, जितने भी आप दे रहे हैं वो फिर रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बता देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में तैयारी यहाँ से शुरू होनी चाहिए, पहले 3 चैप्टर और सेल टैक्स। इसका टारगेट रखें आप कोई 6-7 अगस्त तक का, कि 7 दिनों के अंदर ये मेरी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ी हैं, आपको याद होंगी, तो मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आप इनकम टैक्स पे चले जाएं। 20 अगस्त तक टारगेट रखें कि 13-14 दिनों में आप उसको कर लें, गिवन दैट आपने पहले चीज़ें की हुई हैं तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। इनकम टैक्स के गालिबन 4 से लेकर 16 तक 13 चैप्टर बनते हैं, तो 13 चैप्टर के लिए मैं आपको 13 दिन ही दे रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपको सैलरी नहीं आता, सैलरी आपको सारा आता है, आपको बिजनेस सारा आता है, आपको चैप्टर 6 आता है, बस आपने गो थ्रू करना है। एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट रखें, हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर तैयारी आपकी है ऐसी तो एक दिन में एक चैप्टर बड़े आराम से हो सकता है। हाँ, 15 में आपको शायद टाइम लग जाए, उसके लिए ज़रा 2 दिन रख लें।
एओपी में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। लॉसेस में कितना टाइम लगेगा, सारा कुछ तो आपका अभी रिवाइज हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चैप्टर में आपको कोई एक दिन से ज़्यादा लगेगा, आप 2 दिन में भी दो चैप्टर एक दिन में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सर इस तरीके से तैयारी कीजिएगा। बाकी नंबर मेरा आप लोगों के पास है ही, सबके पास है। कोई भी अगर आपको सवाल हो तो आप जस्ट एक तस्वीर लेके सवाल की या जो भी आपका प्रॉब्लम है मुझे शेयर कर दीजिएगा। तस्वीर उसकी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ओके, तो वो तस्वीर शेयर करके मुझे भेज दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह 2 दिन में, 1-2 दिन में जवाब दे देता हूँ। ठीक है, कभी कभी मुझे जुनून चढ़ता है तो मैं पूरे हफ्ते के जगह इकट्ठे ही दे देता हूँ। ओके, तो बहरहाल एनीवेज जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, पक्का पक्का जवाब भी मिल जाएगा। तो ठीक है जी, खैर से जाइए। और कोई मेरे से अगर गलती हो गई हो तो इसके लिए माफ़ी। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।